हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे लेसन उपसहज संयोजक यौगिक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उपसहज संयोजक यौगिकों में संयोजकता बंध सिद्धांत। और उस सिद्धांत के जो बिंदु थे वो हम पढ़ चुके हैं और इस सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और उसमें से एक प्रश्न हमने हल भी किया था और उस प्रश्न का एक हिस्सा हम हल कर चुके हैं और दूसरा हिस्सा यहाँ हल कर रहे हैं। और इस सिद्धांत में से ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे यौगिक देगा दो और पूछेगा कि एक तो प्रतिचुंबकीय है और एक अनुचुंबकीय है, क्यों, समझाइए। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे Ni और Cl4 -2 एक संकुल आयन है। NiCl4 -2 आयन, ये एक संकुल आयन है और आपसे पूछेगा कि इसकी प्रकृति बताइए या इसमें संकरण बताइए या इसकी आकृति बताइए। तो यहां तीन ही प्रश्न बनते हैं। क्या पूछेगा? प्रकृति पूछी जा सकती है, याद रखना, संकरण पूछा जा सकता है और आकृति पूछी जा सकती है। और एक खास बात और बता दूं, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार ये तीन ही बातें ज्ञात की गई थी और तीनों की तीनों बातें हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। तो इस यौगिक में और हम ये तीनों ही बातें ज्ञात कर लेते हैं और इसमें प्रकृति है वो सबसे अधिक बार पूछी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हल करते समय सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको जो दिया हुआ यौगिक होता है उस यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका आप ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लीजिए। जैसे इसमें ऑक्सीकरण अंक में x मान की ज्ञात करना है और ये कॉपी में हमें लिखना होता है, इसकी प्रोसेस है वो कि हमने कैसे निकाला। तो x प्लस और 4 का 4 लगा दूं और Cl -1 वाला होता है वो लगा दूं और पूरे यौगिक पर -2 आवेश है तो -2 आवेश लगा देता हूं और अब इसे हल कर लेते हैं। तो हल करने पर इस प्रकार से आ गया और आप जानते हो x बराबर +2 आ जाएगा। ये कार्य हमें अपनी मेन कॉपी में करना होता है एग्जाम में। हमने निकल का ऑक्सीकरण 2 निकाला तो अब हम क्या करेंगे, निकल का ऑक्सीकरण 2 ज्ञात कर लिया तो इस प्रकार से मैं यहां यूं लिखूंगा कि निकल +2 ऑक्सीकरण अंक में आ गया। और आप जानते हो निकल 28 नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक में डी ब्लॉक का तत्व है, निकल 28 नंबर पर आता है। तो हम इसका विन्यास लिखेंगे तो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। याद रखना ये तो 28 नंबर निकल है, इस संपूर्ण निकल का विन्यास है और ऊपर मैंने +2 किया है। +2 का अर्थ है अंतिम कोष में से इलेक्ट्रॉन निकलना। तो यहां अंतिम कोष अधिक क्वांटम संख्या वाला है वो होगा, जैसे क्वांटम संख्या 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर बीच में 4 आ गई और यहां 3 है तो पहले मैं इसे एडजस्ट करूंगा बढ़ती क्वांटम संख्या के अनुसार। तो आप कैसे लिखोगे, एक बार पहले आप इसे व्यवस्थित कीजिए, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बढ़ती क्वांटम संख्या के अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए। इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया मैंने बढ़ती क्वांटम संख्या। हाईएस्ट क्वांटम संख्या 4 है तो 4 मैंने लास्ट में लिख दी। तो ये यानी कहने का अर्थ इसको यहां से उठाकर यहां कर दिया और इसको यहां कर दिया तो बढ़ती क्वांटम संख्या व्यवस्थित हो गया। अब मुझे +2 लगाना है। +2 का अर्थ क्या होता है, अंतिम कोष में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अंतिम कोष तो हमारा बड़ी क्वांटम संख्या वाला होगा, छोटी वाला नहीं, बड़ी क्वांटम संख्या वाला। ये अंतिम कोष है। आप जानते हो जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में से निकलते हैं तो अंतिम कोष से निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन जब परमाणु में प्रवेश करते हैं तो अंतिम कोष से प्रवेश करते हैं। यहां +2 का अर्थ इलेक्ट्रॉन निकल गए और कितने, 2 निकल गए तो अंतिम कोष में से निकल जाएंगे। तो यहां ये 2 निकाल दूंगा, 2 निकालने पर 0 हो जाएगा। यहां पर कोष समाप्त नहीं होता, कभी कोष खाली हो जाता है तो कोष खाली हो गया। इस प्रकार से यानी +2 का हमने +2 के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अंतिम कोष है वो खाली हो गया। अब अंतिम कोष तो खाली है, जो कोष भरा हो उसको यहां निरूपित कर लीजिए। तो ये भरा है, अंतिम कोष खाली, खाली वाले से जो भरा वो निरूपित कर लीजिए। तो यहाँ D है, मैं इसको इस प्रकार से यहाँ निरूपित कर दूंगा। और आप जानते हो D में 5 समभ्रंश कक्षक होते हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं।
ये बना दूंगा। और एस एक होता है, 0 होता है। और मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि जहां 4s आता है उसमें खाली 4p भी पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से यहां 4p है, उनको भी मैं बना देता हूं। तो ये मैंने खाली 4p बना दिए। अब यहां d का विन्यास है वो मैं लगा देता हूं। d में कितने 8। तो इस प्रकार देखिए, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम से भरिए। 8 करने तो 5 भर चुका हूं और 3 और बच गए। अब युग्मन शुरू कर दीजिए इस प्रकार से, यहां और यहां और यहां भर गया, ठीक है ना। 3D वाला हिस्सा है उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 थे, 8 मैंने फिलअप कर दिए। 4s और 4p खाली पड़े हैं। अब क्या करना है, अब हमें यूं देखना है कि यहां केंद्रीय धातु परमाणु निकल के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है। Cl जुड़ा हुआ है। और Cl कौन होता है, हैलोजन होता है। हैलोजन दुर्बल होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है कि दुर्बल लिगेंड कौन से होते हैं। याद रखना H2O और इसके अलावा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। H2O, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये दुर्बल होते हैं। इनके अलावा और जो कुछ भी आ जाए वो सारे प्रबल होते हैं। तो यहां तो Cl है यानी हैलोजन है, हैलोजन तो दुर्बल होते हैं। तो यहां जब लिगेंड दुर्बल होगा तो वो दुर्बल लिगेंड इस D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएगा। अगर यहां लिगेंड प्रबल होता तो वो इस D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता। गौर से सुनिएगा एक बात, ये विन्यास किसका है, ये जो कक्षक बने हैं ये निकल के बने हैं। और निकल के साथ कौन लगा है, Cl लगा है। तो कहने का अर्थ ये विन्यास निकल का है और निकल के साथ Cl लगा है। तो Cl यहां इस साइड में है और दुर्बल है। दुर्बल है तो वो फलस्वरूप धक्का नहीं लगा पाएगा, और धक्का नहीं लगा पाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। याद रखनी आपको ये बात कि जब जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दुर्बल लिगेंड आता है तो इस प्रकार से सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनको वो लिगेंड युग्मित नहीं कर पाता है। तो यहां युग्मित नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो इनको ऐसे ही पड़े रहने देंगे। तो फिर यहां एक बात लिखी जाती है कि दिए गए यौगिक में और Cl एक दुर्बल लिगेंड है, अतः यह लिगेंड D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएगा। और युग्मन नहीं कर पाएगा तो उस लैंग्वेज के नीचे सेम का सेम बॉक्स बनाकर ऐसे के ऐसे इनको दर्शा देंगे। तो इस लैंग्वेज के नीचे यहां वो जो बॉक्स बनेगा वो इस प्रकार से मैं D वाला बना दूंगा, और D वाला बना करके और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम के सेम इसी प्रोसेस में जैसे लिखे वैसे ही भरे जाएंगे। और 4s को आगे यूं बना देंगे इस प्रकार से, और 4p को भी आगे इस प्रकार से यूं बना देंगे। तो ये 4s, ये 4p और ये 3d हमने लिख दिया। अब क्या होगा, ध्यान देना, ये निकल का विन्यास है सारा कुछ, और क्लोरो इसके आगे इधर की तरफ जुड़े हैं। तो क्लोरो इसके साथ जुड़े उपसहसंयोजक बंध बना करके तो मैं खाली कक्षकों में क्लोरो जोड़ दूंगा। तो यहां तो मेरे को कोई खाली कक्षक नजर नहीं आ रहा है। आप कहोगे ये खाली नहीं है, दो वाले। इसमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें आप लिगेंड नहीं जोड़ सकते। लिगेंड जोड़ने के लिए तो आपको पूरी तरह खाली कक्षक चाहिए। तो पूरी तरह खाली कक्षक तो आगे वाले हैं। तो फिर एक Cl यहां इस प्रकार से यूं जोड़ दूंगा, उपसहसंयोजक का निशान लगा करके। ये जो मैंने एरो का निशान लगाया है ये निशान उपसहसंयोजक बंध का निशान है। क्यों कि यहां Cl इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है, ये उपसहसंयोजक बंध का निशान है। इसी प्रकार दूसरा Cl यहां जोड़ देंगे, इसी प्रकार तीसरा Cl यहां जोड़ देंगे और चौथा Cl यहां जोड़ देंगे। 4 Cl थे NiCl4 में, 4 Cl थे, 4 Cl में जोड़ चुका हूं किसके साथ, निकल के कक्षकों के साथ उपसहसंयोजक बंध से। तो 4 जोड़ने थे, पूरा हो गया। अब देखिए संकरण ज्ञात हो जाएगा। संकरण सुनना गौर से कि कैसा संकरण होगा या किस प्रकार का होगा, अभी बताता हूं आप लोगों को। D कक्षक में मैंने कोई Cl नहीं जोड़ा है, D वाले में मैंने कोई Cl नहीं जोड़ा है, तो D तो काम में ही नहीं आया, छोड़ दूंगा। आगे चलो, S में, S कक्षक में एक Cl जोड़ा है, S में तो S का यहां लिखूंगा 1, S के ऊपर 1 लगा दूंगा क्योंकि मैंने S कक्षक में और एक Cl जोड़ा है। ये वाली क्वांटम संख्या आपको यहां नहीं लगानी है। जैसे 3 है तो 3 मत लगाना, 4 है तो 4 मत लगाना, यहां 4 है तो 4 मत लगाना, किसी का 3 2 जो भी हो वो मत लगाना।
जैसे एस कक्षक है तो एस एक होता है, तो यानी मैंने एक एस काम में लिया, मैं लिख दिया S1। उसके बाद में पी के कितने बॉक्स काम में आ रहे हैं? 3 काम में आ रहे हैं, मैं लिखता हूं P3। तो संकर्ण बन गया sp3। कौन सा संकर्ण बन गया? sp3 संकर्ण बन गया। मैं आपको बता देता हूं, मैंने S पर 1 लिखा है, आप जानते हो 1 कभी लगाते नहीं है, और मैंने तो समझाने के लिए आपको और 1 लगाया है कि S का एक कक्षक काम में ले रहा हूं तो मैंने S1 कर दिया, P के 3 कक्षक काम में ले रहा हूं तो मैंने P3 कर दिया, और 1 कभी लगाते नहीं है, तो इस हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। sp3 संकर्ण हो गया, sp3 संकर्ण हो गया। तो यहां सारे कक्षक कितने हैं? 3 तो P के हैं, 1 S का है, तो टोटल कक्षक 4 काम में आ रहे हैं। संकरण की प्रक्रिया में कुल संकरित कक्षक कितने काम में आ रहे हैं? 4 काम में आ रहे हैं। जब संकरण की प्रक्रिया में संकरित कक्षक 4 काम में आ रहे हैं तो आकृति ध्यान देना, एक तो हो सकती है चतुष्फलकीय, एक हो सकती है वर्गाकार। अब यहां ये ध्यान देने वाली है कि 4 आने से और 2 आकृतियां बनती हैं, तो 2 में से चतुष्फलकीय होगी या फिर वर्गाकार होगी, कौन सी होगी अभी फैसला कर लेते हैं। यहां देखना sp3 है, अगर S के आगे भी D काम में आता और या आगे न आता तो पीछे वहां D काम में आता तो आकृति 4 आने पर वर्गाकार होती। लेकिन यहां तो S और P आ रहे हैं, कहीं इसमें D नहीं आ रहा है, तो याद रखना आकृति इसकी चतुष्फलकीय होगी। तो फिर आकृति कैसी हो जाएगी? आप ध्यान देना, आकृति चतुष्फलकीय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चतुष्फलकीय। तो इसकी आकृति को जब निरूपित करोगे तो ध्यान देना चतुष्फलकीय कैसे बनाओगे? निकल को केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में सबसे सेंटर में लिख लोगे, इस प्रकार से यूं एक और चतुष्फलक बना दोगे, और वो इस प्रकार से यूं हो जाएगा। इस हिस्से को यहां यूं मिला देना, इसको यहां यूं, और इसको यूं मिलाते और यहां से यूं कर देना, ये चतुष्फलक बन गया। ये निकल है केंद्र में, तो केंद्र में निकल हो गया। 4 सीएल लगे तो इन कोनों पर अब 4 सीएल लगा देना, इन कोनों पर 4 सीएल लगा देना, ये बन गया NiCl4। ऊपर -2 लगाए, आप यूं और कर सकते हो, इस प्रकार का निशान लगा करके आप और इसके ऊपर -2 लगा सकते हो, इस प्रकार से आप -2 लगा देना। नहीं भी लगाते तो भी सही है, चलेगा। अब याद रखना प्रकृति और ज्ञात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार 3 ही प्रश्न बनते हैं कि यौगिक की प्रकृति बताइए, यौगिक में संकरण बताइए, यौगिक की आकृति बताइए। तो हम यौगिक में संकरण बता चुके हैं, यौगिक की आकृति बता चुके हैं, और अब यौगिक की प्रकृति और ज्ञात कर लेंगे। प्रकृति ज्ञात करने के लिए जहां मैंने ये लिगंड जोड़े हैं इन कक्षकों में, आप उन कक्षकों पर नजर डालिए। उन कक्षकों में देखिए इलेक्ट्रॉन युग्मित युग्मित युग्मित, लेकिन आगे अयुग्मित अयुग्मित। जहां आपको इन सारों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नजर आए, यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आए, तो आप ध्यान रखना कि वो अनुचुंबकीय होता है। कौन सा होता है? वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ NiCl4 - 2 यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और अनुचुंबकीय प्रकृति को रसायन विज्ञान के लिहाज से तुम्हें बताऊं तो आप यूं कह सकते हो, अनुचुंबकीय वो होते हैं जो या तो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या चुंबक की ओर खुद वो पदार्थ आकर्षित होते हैं, तो वो अनुचुंबकीय। तो ये यौगिक या तो चुंबक को आकर्षित करेगा या खुद चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, तो यह अनुचुंबकीय कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें ये ज्ञात कर लिया। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट यौगिक है CONH3+3। इस यौगिक में हम इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे, संकरण ज्ञात करेंगे और इसकी आकृति ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जब इस प्रकार का यौगिक आपको दिया हो तो आप केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लीजिए। जैसे यहाँ कोबाल्ट दिया है तो कोबाल्ट का X मानेंगे और आगे बढ़े तो प्लस का निशान 6 और NH3 0 होता है, 0 लगा देंगे। ऊपर 3 आवेश है तो बराबर +3 कर देंगे और इसको हल करेंगे तो ये x बराबर +3 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में है। तो यहाँ अब हम ऑक्सीकरण ज्ञात करने के बाद यूं लिखेंगे कोबाल्ट +3। आप जानते हो कोबाल्ट 27 नंबर पर आता है। कोबाल्ट डी ब्लॉक का तत्व कितने नंबर पर आता है? 27 नंबर पर आता है। अब हम इसका विन्यास लिखेंगे
तो विन्यास हमें अपनी मूल कॉपी में वहां एग्जाम में लिखना होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d7। और अब इसे बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अनुसार लिख देते हैं। क्वांटम संख्या 4 पहले आ रही, 3 बाद में आ रही, इसे बढ़ती क्वांटम संख्या आगे पीछे कर देते हैं। तो फिर ये सारा विन्यास सेम का सेम लिखूंगा यहां तक तो, और यहां आ जाएगा 3d7 और 4s2। और अब यहां इसी में कर देता हूं, हमें +3 बनाना है कोबाल्ट को। तो +3 का अर्थ क्या है कि कोबाल्ट ने अपने अंतिम कोष में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने पर इलेक्ट्रॉन और प्लस आवेश आता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तो 2 तो s वाले निकाल देता हूं और एक यहां d का निकाल देता हूं। तो यहां याद रखना d में तो 6 बच जाएंगे और 4s 0 हो जाएगा। d में तो 6 बच जाएंगे, यहां 3 निकालने पर d में तो 6 बच जाएंगे, 4s 0 हो जाएगा। कोष खाली हो जाता है, कोष कभी समाप्त नहीं होता। ये लिखने के बाद में अब जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं उसको आप निरूपित कर लीजिए। जैसे d में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो d में भरे तो मैं d को यहां निरूपित कर देता हूं। तो d इस प्रकार से, यहां आप जानते हो 5 बॉक्स होते हैं d में, d बना देता हूं और ऊपर 3d6 कर देता हूं। यहां 4s लिखा है, s हमेशा 1 होता है और 4s जब जब आता है तो 4p भी आता है और 4p आता है और 4d भी आता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब 4s आ गया कहीं विन्यास में तो फिर 4p आता है लेकिन वो खाली होता है, 4d भी आता है लेकिन वो खाली पड़ा रहता है। तो 4s आया तो 4p को और बना देता हूं यहां पर और 4p को इस प्रकार से निरूपित कर दूं और 4p के बाद में 4d को देख लेंगे अगर आवश्यकता होगी तो बनाने की। अब d में 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार भर दिया जाता है, फिर युग्मन करते हैं तो 5 भर चुका हूं, 1 बच गया तो 6 यहां इस प्रकार से आ जाएंगे, 6 भर गए। अब हमें ध्यान देने वाली बात है, अब यह देखना है कि यहां दिया हुआ लिगेंड कैसा है। NH3 है, NH3 प्रबल होता है। आप कैसे याद रखोगे? याद रखना कि H2O तथा हेलोजन हमेशा दुर्बल होते हैं। H2O तथा सारे के सारे हेलोजन दुर्बल होते हैं। तो यहां जल भी तो नहीं है, यानी हेलोजन भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो दुर्बल तो नहीं हो सकता, कुछ और ही है, तो फिर प्रबल हो जाएगा। जब हेलोजन होते तो दुर्बल होता, जब जल का अणु होता तो वो भी दुर्बल होता, तो वो तो है नहीं, कुछ और ही है, तो फिर ये प्रबल है। प्रबल जब लिगेंड दिया तो वो इसे डी कक्षक यानी को धातु परमाणु के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। कहने का इस कोबाल्ट का विन्यास तो ये है और इस कोबाल्ट के साथ कौन लगा है? NH3। NH3 यहां होता है और NH3 कौन है? प्रबल है, तो वो उधर से एक धक्का लगाएगा और धक्का लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, अर्थात जोड़े में बदल जाएंगे प्रबल होने पर, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। तो यहाँ एक लैंग्वेज लिखी जाती है इस निरूपण के नीचे। कौन सी लैंग्वेज? कि दिए गए यौगिक में NH3 एक प्रबल लिगेंड है, अतः यह डी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। यह लिखने के बाद में और फिर हम जो युग्मन है वो यहां निरूपित करके बता देते हैं इस प्रकार से। जैसे ये डी है, मैंने बना दिया, डी बनाने के बाद इन सारों को युग्मित कर देता हूं इस प्रकार से जोड़े में, तो 6 के रूप में ये जोड़े बन गए, युग्मित हो गए। युग्मित क्यों हुए बता चुका हूं, क्योंकि प्रबल है लिगेंड और प्रबल लिगेंड उधर से धक्का लगाता है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। अगर यह दुर्बल होता तो युग्मित नहीं होते। अब उसके बाद में 4p को यहां s को बना देता हूं, 4p को भी यहां यूं इस प्रकार से बना देता हूं। ये तो 3d है, ये वाला, ये 4s है, ये 4p है। अब हमें क्या करना है? कोबाल्ट के साथ 6 NH3 जोड़ने हैं उपसहसंयोजक बंध से, क्योंकि कोबाल्ट धातु के साथ ये लिगेंड कौन से बॉन्ड जुड़े होते हैं? उपसहसंयोजक बॉन्ड से। तो हमें ये उपसहसंयोजक बॉन्ड से जोड़ने हैं, तो ये कोबाल्ट का विन्यास है और इसमें 6 NH3 उपसहसंयोजक से जोड़ दूं तो जोड़ूंगा तो हमें खाली कोष चाहिए। खाली कोष यहाँ है ना, ये दिए हुए, इनमें भर देंगे तो इनमें जोड़ देंगे। तो देखते हैं, फिर पहला इसमें एक NH3 लगा दूंगा, उपसहसंयोजक बॉन्ड से NH3 आ गया, दूसरा NH3 यहां इस प्रकार से आ गया, तीसरा NH3 भी यहां यूं आ गया, फिर चौथा, पांचवा और छठा NH3 यहां यूं इस प्रकार जोड़ देंगे उपसहसंयोजक बंध से। ठीक है, तो हमने देखा
कि डी के कितने बॉक्स काम में आ रहे हैं, 3D के 2 बॉक्स काम में आ रहे हैं, मैं लिखूंगा D2। 3D के कितने बॉक्स काम में आ रहे हैं, NH3 NH3 के साथ 2 बार, तो मैं लिखूंगा D2। तो मैंने समीकरण लिखा D2। याद रखना, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे तो मैं यहां कर देता हूं कि इस 3D के 2 बॉक्स काम में आ रहे हैं, तो मैं लिखूंगा D2, क्योंकि D के 2 बॉक्स काम में आ रहे हैं। S का केवल एक ही बॉक्स काम में आ रहा है, मैं लिखूंगा S1। P के 3 बॉक्स काम में आ रहे हैं, मैं लिखूंगा P3। समीकरण कौन सा बन गया, DSP3। कौन सा बन गया, सॉरी D2sp3। कौन सा बन गया, D2sp3। एक कभी लगाते नहीं, बोलते नहीं, तो D2sp3, D2sp3। अब इन सारे कक्षकों का योग कर लेता हूं, तो 2 तो D के हैं, 1 S का है, 3 P के हैं। सारे कक्षक याद रखना कितने हो गए, 3 और 1 4 2 6 हो गए। तो यहां 6 कक्षक बन गए सारे के सारे। टोटल D, टोटल S, टोटल P हमने मिलाए, योग किया तो 6 बन गए। तो 6 बन गए। याद रखना, जब संकलित कक्षकों की संख्या 6 होती है तो आकृति अष्टफलकीय होती है। आकृति कौन सी होती है, अष्टफलकीय। अब हम जानते हैं कि अष्टफलकीय आकृति, आप जानते हो, एक आप वर्ग बना देते हो और वर्ग के चारों कोनों से और आप उपसंयोजक बंध के निशान यूं इस प्रकार से लगा देते हो और उन पर जो लिगेंड जुड़े वो लिगेंड आप जोड़ देते हो। तो मैं यहां यूं इस प्रकार से ये लिगेंड जोड़ देता हूं और ये लिगेंड यूं जोड़ने पर, और हमने देखा कि जो आकृति बनी है वो बनी है अष्टफलकीय। और अगर उस पर आवेश है तो आवेश पूरे आप आकृति पर लगा सकते हो। जैसे यहाँ प्लस 3 आवेश है तो मैं यूं कर सकता हूं लिखने को, तो कि जैसे +3 आवेश ऊपर यूं लगा दूं, इस प्रकार से ये बन जाएगा। यह आकृति कौन सी है, आकृति अष्टफलकीय है। तो हमने क्या किया, संकर्ण ज्ञात कर लिया। इस सिद्धांत से संकर्ण ज्ञात होता है तो हमने कर लिया। इस सिद्धांत से आकृति भी ज्ञात होती है तो हमने ज्ञात कर ली अष्टफलकीय। और इस सिद्धांत से एक बात और रह गई, वो है प्रकृति। और प्रकृति प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय 2 ही प्रकार की होती है हमारी रसायन विज्ञान की इस श्रेणी में। तो हम प्रकृति भी बता देंगे। और प्रकृति बताने के लिए आपको जहां आपने लिगेंड जोड़ रखे हैं उन कक्षकों को देख लीजिए, और उन कक्षकों में देखोगे तो युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां तो आगे ही नहीं, खाली पड़े। तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या है, युग्मित हैं। तो याद रखना प्रकृति हो जाएगी प्रतिचुंबकीय। जब युग्मित होते हैं तो प्रकृति कौन सी होती है, प्रतिचुंबकीय। तो इलेक्ट्रॉन D कक्षकों, 4s कक्षक और 4p कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। और प्रतिचुंबकीय का अर्थ है कि ये पूरा का पूरा यौगिक या तो चुंबक को दूर धकेलेगा या खुद चुंबक से दूर भागेगा, तो ये प्रतिचुंबकीय है। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जब ऐसा यौगिक आपको देगा और इस सिद्धांत से प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा हमारे एग्जाम में, और पूछा जाता है तो प्रश्न पूछे तो आप सबसे पहले उस धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके फिर ऑक्सीकरण ज्ञात कर लेना, या सीधा ऑक्सीकरण को पहले ज्ञात कर लो फिर विन्यास लिखो। विन्यास को बढ़ते क्वांटम श्रृंखला में व्यवस्थित कर लीजिए। जहां ऊपर जितना धातु पर प्लस आवेश मिले उतने इलेक्ट्रॉन आप धातु के अंतिम कोशों से बाहर निकाल लीजिए, और बाहर निकाल करके और जहां बॉक्स बनते बॉक्स बना लीजिए। और फिर आपकी लिगेंड की प्रकृति देखिए। अगर लिगेंड दुर्बल है तब तो इनका युग्मन नहीं होगा, अगर लिगेंड प्रबल है तो इनका युग्मन हो जाएगा। जैसे इसमें लिगेंड प्रबल था तो युग्मन हो गया, इनका युग्मन हो गया यहाँ पर। और अब बचे हुए जो खाली कोश है उन खाली कोश में जितने लिगेंड आपको दिए उतने लिगेंड आप उपसंयोजक बंध के निशान से जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद ज्ञात कर लीजिए कि जैसे D के 2 बॉक्स काम में तो लिखूंगा D2, S का 1 बॉक्स काम में आ रहा है तो लिखूंगा S1, P के 3 बॉक्स काम में आ रहे हैं लिखूंगा P3। ये बन गया संकर्ण। और संकर्ण बन गया तो संकरित कक्षकों का योग कर लीजिए। संकरित कक्षक D में 2, S में 1, P में 3, टोटल 6 बन गए। तो संकरित कक्षक जब 6 काम में आ रहे हैं तो आकृति अष्टफलकीय होगी। अष्टफलकीय आकृति इस प्रकार हो जाएगी, हमने लिख दी। उसके बाद में फिर ध्यान देने वाली बात है कि प्रकृति ज्ञात करेंगे तो इन जिनमें लिगेंड जुड़े हैं उन बॉक्स को देखिए आप, उन बॉक्स में युग्मित युग्मित युग्मित। तो फिर जब जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं
तब प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। और इनमें भी अगर इलेक्ट्रॉन कहीं आपको अयुग्मित मिल जाता, अब तो युग्मित है लेकिन अयुग्मित मिल जाता, तो याद रखने वाली बात थी कि इसकी प्रकृति बदल जाती, फिर वो अनुचुंबकीय हो जाती। लेकिन अब सारे युग्मित हैं, सारे देखो इसमें युग्मित 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 हैं, तो प्रकृति प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप थोड़ा याद रखें।